सीएसआर मद का पैसा खर्च नहीं करते हैं, दूसरी जगहों पर खर्चा करते हैं या फिर उसमें गड़बड़ करते हैं। तो वो पैसा कैसे देता है, किससे पूछ के देता है और कौन एजेंसी से काम होता है? आप गौण खनिज का उत्तर दे रहे हैं, ये डीएमएफ का बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, और उसमें कटता है 2%, वो फिर ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे आता है। वो राशि ये वितरित नहीं हुआ है ब्लॉकों में, ये प्रश्न है। बताए ना अध्यक्ष महोदय कि अब हम लोग को अधिकार खत्म कर दिया है, तो अब उसका जवाब तो मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम लोग के पास उसका अधिकार ही नहीं है। आदरणीय सभापति अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल है, मैं सीधे सवाल पे ही आना चाहूँगी। विषय क्योंकि जो जानकारी थी इसमें वो बताया गया है कि ऐसा कोई मद नहीं आया है, सीएसआर से संबंधित कोई फंड नहीं आया है। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि इसके अंतर्गत जो फंड आते हैं या जो काम किए जाते हैं जिले में सीएसआर के अंतर्गत, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है सीएसआर फंड का? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीआरएस मद का जो पहले राज्य शासन में आता था और उसको भारत शासन ने अभी बंद कर दिया है। सीधा कंपनी के द्वारा वहाँ के क्षेत्र के निवासियों मांग के अनुसार वो काम करते हैं। हम लोगों के पास सीआरएस का फंड नहीं आता, हम लोग का अधिकार भी नहीं है उसमें। ये जो सीएसआर फंड है इसकी क्योंकि वैलिडिटी होती है कि इस डेट से इस डेट तक कि अगर जो फंड आ रहा है आपको उसको खर्च करना है, या फंड आने की जो प्रक्रिया है वो क्या है वो प्रक्रिया? मैंने बताया ना कि भारत सरकार के अधीन होता है, और भारत सरकार ने के निर्देश पर कंपनी अधिनियम में संशोधन कर दिया है, और उसके तहत हम लोग के पास सीआरएस नहीं आता। पहले कलेक्टर के पास हो जाता था, अब वो बंद कर दिया गया है। तो इसको आपको प्रश्न करना है तो भारत सरकार से आप पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के अधिकार क्षेत्र में सीआरएस का नहीं है। सर, भारत सरकार तक पहुंचने का माध्यम भी आप ही हैं, तो आप ही से प्रकाश डालने से ज़्यादा बेहतर होगा कि जो संशोधन है वो क्या संशोधन है, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। तो अगर आप सदन के माध्यम से मुझे अवगत करा पाएँ तो बेहतर होगा। बताए ना अध्यक्ष महोदय कि अब हम लोग को अधिकार खत्म कर दिया है, तो अब उसका जवाब तो मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम लोग के पास उसका अधिकार ही नहीं है। चलिए ठीक है जी। माननीय अध्यक्ष जी, इससे जुड़ा एक सवाल था। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे क्षेत्र में है कि सीएसआर मद को ये जो औद्योगिक घराने हैं, जो उद्योग हैं, ये ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उन क्षेत्रों में ये सीएसआर मद का पैसा खर्च नहीं करते हैं, दूसरी जगहों पर खर्चा करते हैं या फिर उसमें गड़बड़ करते हैं। उस पर क्या कार्रवाई का प्रावधान है अगर वो ठीक तरीके से सीएसआर मद को खर्च नहीं कर रहे हैं उद्योगों पर? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सीआरएस मद का खर्चा करने का अपने को अधिकार नहीं दिया गया है, भारत सरकार को अधीन है, तो हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? तो माननीय यानी निरंकुश रहेंगे माननीय मंत्री जी? उन पे कोई अंकुश राज्य शासन नहीं लगा पाएगा क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्रीमती भावना वोरा के प्रश्न में मंत्री जी ने उत्तर दिया, 2021 में इसको बंद कर दिया गया। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या आप भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ थी कुछ और उसके कारण से फैसला लिया गया। अब भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि सीएसआर मद जैसे पहले संचालित होती थी और राज्य सरकार और कलेक्टर के माध्यम से उसे निगरानी किया जाता था, जैसे कि माननीय अनु शर्मा जी ने कहा कि वो सीएसआर मद का खर्चा बता देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में उसका खर्च होता नहीं है। तो क्या भारत सरकार से फिर से आग्रह करेंगे क्या कि इस सीएसआर मद जैसे पहले संचालित होता था उसी प्रकार से संचालित हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं पूरा पढ़ के बता दूं भारत सरकार का जो निर्देश है। नहीं, वो दूसरा प्रश्न है। इनका कहना है कि क्या आप आग्रह करेंगे कि जो निर्देश केंद्र सरकार ने दिया था पूर्ववत उसको क्या जारी रखेंगे? क्या ऐसा कोई पत्र आप केंद्र सरकार को लिखने वाले हैं या लिखेंगे, ऐसा प्रश्न है? हाँ या नहीं में बता दीजिए। हाँ, भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे कि हम बस लोग अधिकार दें। ठीक। अजय चंद्राकर। सीएसआर मद में सर, अगर फैक्ट्री वाला या जो भी उद्योगपति है अगर कोई पैसा देगा तो उसकी कार्य एजेंसी कौन रहेगा? वो उद्योगपति रहेगा कि कलेक्टर रहेगा
आपका अधीन ही नहीं है ना, पहले था अब नहीं है, तो उसी लिए मैं कहा कि भारत सरकार से अनुरोध करके फिर से जो पुरानी व्यवस्था है वो लागू कर दी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सवाल पूछा था उसका, मैंने सवाल का जवाब पूछा था, उसमें इतनी अनियमितताएं दिख रही हैं जो जवाब आया आप उसमें। बिल्कुल सही प्रश्न उठाए हैं। मैं मंत्री जी आपसे सिर्फ ये विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं कि मान लीजिए अब पहले कलेक्टर को आता था, अब वो बंद कर दिए हैं बोल रहे हैं आप, तो वो पैसा कैसे देता है, किससे पूछ के देता है और कौन एजेंसी से काम होता है? ये अगर जानकारी हो तो बताइएगा, ताकि वैसे ही फिर मिलेंगे हम लोग। ये हमारे गांव में कौन सा काम कौन करेगा, पूछ के बताना पड़ेगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे अपने को अधिकार नहीं है और उसको अधिकार कंपनी को ही दे दिया गया है कि वह उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो भी बातचीत करके अपने काम कराते हैं, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। बाकी हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम निश्चित तौर पर भारत सरकार को पत्राचार करेंगे कि वो अधिकार अपने को दे, तो काम हो सकता बस है। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, अगर हमारे क्षेत्र में कोई कंपनी है और अगर उस पर न राज्य सरकार का अधिकार है, ना वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि का अधिकार है, ना कलेक्टर का अधिकार है, तो फिर उस पर अधिकार किसका है? मुझे बताने का आप कष्ट करेंगे। जैसे आपने भी बोला कि उस पर हमारा अधिकार नहीं है उस कंपनी पे, तो उस कंपनी में किसका अधिकार है? क्या हमको कहीं अप्रोच करना है तो हम डायरेक्ट भारत सरकार के पास तो जा नहीं सकते, हमको एक चैनल के थ्रू ही आना पड़ेगा, तो उस पर अधिकार किसका है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा कि भारत सरकार के अधिकार है। अब उस अधिनियम में संशोधन भारत सरकार ने किया है, तो उसके लिए हम मांग करेंगे भारत सरकार को अधिकार अपने को दो, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि अपने मन मुताबिक काम करा सकें। कुंवर सिंह निषाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों में और साथ ही जनपद आरईएस को जो राशि कंटिंजेंसी के माध्यम से प्राप्त होती है, ये जो मिसलेनियन खर्च के नाम से जिसको कटौती किया जाता है, मैंने प्रश्न किया था माननीय मंत्री जी से, उनका जवाब भी आया। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि जो राशि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और आरईएस को प्राप्त होता है, उसका उपयोग किस मद में किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कंटिंजेंसी मद के संदर्भ में पूछा है, तो कंटिंजेंसी मद चूँकि सभी कामों में उसको कंटिंजेंसी नहीं काटा जाता है, कुछ कामों में काटा जाता है और उसमें 2% जो राशि है उसमें 1% ग्राम पंचायत को और 1% में से आधा जनपद पंचायत को और आधा प्रतिशत जो निर्माण एजेंसी है आरईएस को मिलता है। और ग्राम पंचायत हो या जनपद या आरईएस, ये राशि बहुत कम होता है। जनरली जैसे लेआउट करना है तो चूना खरीदना है, रस्सी खरीदना है, धागा खरीदना है, खीला गाड़ना है, तो इस प्रकार के कामों में इसका उपयोग किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि पंचायतों को, आरईएस को और जनपद को मिलता है, उसमें एक शिकायत आई है कि बिल वाउचर लगाकर उस राशि का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके माध्यम से जनपद के अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि राशि का खर्च का ऑडिट किया गया है और किया गया है तो कब, ये बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया राशि बहुत कम ही रहती है। जैसे बालोद एक विकासखंड है, उसको कंटिंजेंसी मद का मात्र 30,000 रुपये प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत कम राशि है। फिर भी नियमानुसार उसमें ऑडिट तो सभी में होते ही है साल भर में, जनपद के सभी कार्यों में। अगर कोई स्पेसिफिक कहीं भ्रष्टाचार उसमें हुआ है तो आप बताइए, उसकी जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कंटिंजेंसी में जिला खनिज न्यास के तहत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, आरईएस को राशि दी जाती थी। अभी विगत साल भर से ये राशि नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उस राशि का उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है और किस काम में किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गौड़ खनिज की जो राशि है उसमें कंटिंजेंसी नहीं काटी जाती है, तो उसका सवाल ही नहीं उठता है कहाँ उपयोग हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कट रहा था, लेकिन वर्तमान में क्यों कट नहीं रहा है? मेरा प्रश्न ये स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है, अब क्यों नहीं कट रहा है? और यदि नहीं कट रहा है तो जिला स्तर पे वो राशि जमा हो रही है तो उसको उपयोग
किस काम में हो रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके तहत मनरेगा, गौड़ खनिज, एसबीएम, मूलभूत, प्रधानमंत्री आवास ऐसी योजनाओं को जो केंद्र प्रवर्तित या केंद्र के रिलेटेड हैं, ऐसे योजनाओं को जैसे विधायक निधि, सांसद निधि, इन सब में कंटिजेंसी काटने का प्रावधान नहीं है। नियमित नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने आपसे स्पेसिफिक प्रश्न ये किया है कि डीएमएफ से जो कटता था वो राशि यदि कटा हुआ है तो जनपद आरईएस और ग्राम पंचायत को तो नहीं मिला है, तो जो राशि जो कटे हुए हैं जो जिला में है उस राशि का उपयोग किस मद में हुआ, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं कि गौड़ खनिज मद की राशि कंटिजेंसी नहीं कट रही है। अगर कट रही है तो मुझे बताइए, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कटता है महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कटती है राशि, जनपदों को आता था लेकिन इस साल नहीं आया है। मैं इसी बारे में जानना चाह रहा हूँ, वो राशि कटी है तो वो उस राशि का उपयोग कहाँ है और वो राशि कहाँ जमा है, बस ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गौड़ खनिज का उत्तर दे रहे हैं, ये डीएमएफ का बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, और उसमें कटता है 2%, वो फिर ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे आता है, तो वो राशि ये वितरित नहीं हुआ है ब्लॉकों में, ये प्रश्न है। तो डीएमएफ की राशि डीएमएफ में कटता है कि नहीं कटता, पहली बात। आप मेजर मिनरल और माइनर मिनरल दोनों को मिला के पूछा, आप केवल माइनर मिनरल की बात कर रहे हैं, तो ये डीएमएफ फंड की पूछ रहे हैं, उसमें कटता है कि नहीं कटता, और कटता तो राशि क्यों नहीं जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ में 2000 डीएमएफ की जानकारी नहीं आई है अध्यक्ष महोदय, और उसको मैं जानकारी लेकर जी मैं वही जानकारी, क्योंकि उसकी जानकारी लेकर मैं आपको लेकिन नहीं आते नहीं, मैं गौड़ खनिज का उसमें मैंने बताया उत्तर है, लेकिन ये गंभीर मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर है इसलिए बोल रहे हैं, जानकारी मैं उपलब्ध उसकी करा डीएमएफ देंगे। की जानकारी लेकर दे देता हूं। चलिए ठीक उसमें नहीं, चर्चा की बात नहीं है, उसमें डीएमएफ में चूंकि ये भी खनिज से संबंधित है और ये डीएमएफ का निर्माण एजेंसी कि इसमें कंटिजेंसी का प्रावधान नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, उसमें कोई प्रावधान नहीं है, अगर है तो आप बताइए। चलिए ठीक है जी, सुशांत शुक्ला। ठीक धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवसर बोलने के लिए, अवसर देने के लिए। आज मेरा भी प्रश्न सीएसआर से संबंधित है। प्रश्न लिखित में मेरे को जवाब आया है, परंतु कुछ व्यवहारिक लेकुना है उसमें। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सीएसआर मद से राशि व्यय करने हेतु अप्रैल माह के प्रतिवर्ष राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड और जिला निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक होना आवश्यक है। ये मैं नहीं कहता, 2002 और 2022 का राज्य सरकार का सर्कुलर कहता है। किन किन जनप्रतिनिधियों को वहां पर प्रश्नांकित करते हुए उनको समायोजित, उनके मांग को समायोजित करने का प्रावधान भी उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है। परंतु पिछली सरकार में या उससे पूर्ववर्ती सरकार में कभी कलेक्टरों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर सीएसआर संबंधी विषयों पर उनसे मांग नहीं मांगी। मैं इस पर माननीय मंत्री जी का जवाब चाहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले उत्तर में मैंने कहा सीआरएस का हमको अधिकार नहीं है। अब उसको हम भारत सरकार को निवेदन करेंगे कि अपने अधिकार दें। प्रश्न वही है जो पहले मैंने उत्तर दिया है, अब उसका अधिकार हमारे पास नहीं है तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता पूरा। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं के जवाब में भावना बोहरा जी के परिशिष्ट 3 पर स्पष्ट उल्लेख है और तारीख है पत्र का 22 मार्च 2022, मनोज पिंगुआ जी के द्वारा हस्ताक्षरित जवाब है, और जिसमें लिखा गया है कि राज्य प्रोत्साहन बोर्ड और जिला प्रोत्साहन निवेश बोर्ड जो है उसमें कंडिका 2 के अधीन 3 में प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सीएसआर कार्य हेतु कार्य योजना बनाई जाए। इस हेतु जिलों में कार्यरत कंपनियों के प्रतिनिधि सभी संबंधित हित साधकों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर
वित्तीय वर्ष हेतु एक कार्य योजना तैयार की जाए जिसमें CSR मद में प्राप्त होने वाली राशि और प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाना होना सुनिश्चित करें। ये पत्र कह रहा है आप ही की सरकार का और अधिकारी द्वारा जारी किया गया, और वो भी 2022 में। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी 2021 में भारत सरकार ने CSR को संशोधन किया है, और उसके बाद में अब जो बता रहे हैं माननीय जी, उसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, हमारे उत्तर में वो नहीं दिया गया है। अब मैंने पहले बताया था, और उक्त पत्र राज्य सरकार CRS की राशि प्राप्त होने पर निवेश बोर्ड का, हम लोग को अगर वो कंपनी पैसा देगा तब हमारे बोर्ड के माध्यम से उसको करेंगे, नहीं तो कंपनी को ही अधिकार दे दिया गया है कि आप उसको काम कर सकते हैं। वैसे उससे चल के जनप्रतिनिधि बातचीत करके बहुत सारे काम कराते हैं। हम लोग भी महापौर थे, पार्षद थे, तो अधिकारियों से निवेदन करके काम कराते थे, या कंपनी से बातचीत करके कराते हैं। आज भी करते हैं कंपनी से बातचीत, तो उस तरह से कराया जा सकता है। बाकी जो नियम है उसको मांग जरूर हम भारत सरकार से करेंगे ताकि हमको उसका अधिकार मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2002 के परिपत्र में कलेक्टर को संबंधित जिला निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष माना गया है, वैसे ही राज्य में प्रमुख सचिव को। मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, और वो एक कह रहे हैं कि 22 जनवरी, मेरे पास 22 मार्च 2022 का पत्र मेरे पास इसी परिशिष्ट में पूर्ववर्ती सदस्य के जवाब के रूप में सरकार ने प्रस्तुत किया है। और मेरी आपत्ति इस बात पर है कि एक पत्र मेरे हाथ में है जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर के मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है, बस्तर, बीजापुर, कांकेर, महासमुंद, नारायणपुर। पत्र है 3/3/2019 का, जिसमें 79 करोड़ 82 लाख रुपीस CSR मद में जारी किया गया है कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर। तो क्या सिर्फ कलेक्टरों को बंदरबाट की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है, या पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से बनी आ रही है? इस पर मैं जवाब जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि राज्य सरकार के पास में जो बोर्ड है हमारे, उसमें अगर कंपनी पैसा जमा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे कलेक्टर के माध्यम से या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक करके उसको उपयोग करेंगे। बाकी अभी तो अपने को अधिकार ही नहीं है, तो अब उसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बता सकता हूँ।